इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें बताया गया है कि निमोनिया और यूटीआई जैसी कई बीमारियों के खिलाफ एंटीबायोटिक दवाएं कमजोर साबित हो रही हैं। हम सभी के लिए यह बहुत ही चिंताजनक है। जी, ये ऑडियो जो अभी आपने सुनी, ये ऑडियो है 28 दिसंबर 2025 की, जब मन की बात में श्री नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बारे में बताया कि कैसे एंटीबायोटिक्स ही जान का खतरा हो जाए। यानी मैं ये कहूँ कि एक टाइम ऐसा आए जब छोटे मोटे बीमारियों के लिए कोई डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर कहे कि नहीं, इसका तो कोई इलाज नहीं, ये एक फैटल सिचुएशन है। मतलब समझिए एक साइलेंट पैंडेमिक की सिचुएशन आने वाली है अगर हम इसी रास्ते पे चढ़ते रहें। और क्या है कारण? तो कारण यही है दोस्तों, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस, AMR, इसको शॉर्ट में कहते हैं। क्या है AMR? कैसे ये पूरे देश के लिए ही नहीं, अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो पूरे मानव सभ्यता के लिए, जो समझिए जो रक्षक ही है वही भक्षक बन जाएगा। ठीक है, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और यूपीएससी में भी काफ़ी बार ऐसा ट्रेंड देखा जाता है मेरे दोस्त, कि अगर प्रधानमंत्री किसी चीज़ के बारे में अवेयर कर रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कोविड के बारे में जब बात होने लगी थी, तो आपने देखा था ये इम्यून सिस्टम पे, वैक्सीन पे कितने ज़्यादा सवाल आए थे। तो इस बार भी अगर ऐसी बातें होंगी, यूपीएससी, इवन बीपीएससी, कोई भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम जहाँ मेंस का सिलेबस है, चांसेस रहते हैं कि उसके बारे में करंट वाले सेक्शन में, GS1 के सेक्शन में पूछ ले। तो हमको ध्यान देना है, ठीक है, हमको समझ के चलना है। और दूसरा कि अगर आप नॉलेज के भूखे हैं, हम भी नॉलेज के भूखे हैं, हम दोनों मिलकर इस भूख को मिटाने के लिए यहाँ दोस्त बैठे हैं। तो चलिए, सेम नाम से आपको मिल जाएगा, हिंदू में नहीं, इस बार टाइम्स ऑफ इंडिया में ये आर्टिकल आया है, कॉल एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस बाय इट्स नेम। सेम हेडिंग, आप वहाँ से पढ़ें या मेरे साथ पढ़ें, ठीक है। चलिए, ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे, शुरू करेंगे आज के वीडियो को। देखिए क्या है एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस, जिसको हम AMR कहते हैं। AMR देखिए तब होता है जब माइक्रोब्स यानी बायोटिक्स बिकम रेसिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स ड्यू टू मिसयूज और ओवरयूज। देखिए क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स ली जाती है ना, तो जिनको मारने के लिए हम एंटीबायोटिक्स ले रहे होते हैं, मतलब मान के चलिए बैक्टीरिया, अगर हम बैक्टीरिया को मारने के लिए एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं, इतना ज़्यादा एंटीबायोटिक्स खा लिया कि जब बैक्टीरिया इसके खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप कर जाता है, उसी कंडीशन को हम कहते हैं एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। यानी अब उस पर दवाई का कोई असर नहीं हो रहा। आप फिर से ऐसे समझो, कई बार आप देखते होंगे, अगर आप वो जलाते होंगे मॉर्टिन कोयल जलाते होंगे या फिर वेपराइज़र जलाते होंगे, तो कई बार आप फील करते होंगे कि यार वेपराइज़र भी जल रहा है और मॉर्टिन भी चालू है, पर मच्छर मर नहीं रहे। क्यों नहीं मर रहे मच्छर? उन्होंने इम्यूनिटी डेवलप कर ली। इतना ज़्यादा यूज़ होते, एक ही फार्मूला, एक ही कंपोजिशन उस वेपराइज़र में कब से यूज़ हो रहा है, तो है ना, जिसको हम कहते हैं सेलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं, एडेप्टिव थ्योरी जो है डार्विन की, कि एक टाइम आते आते जीन्स है जो है वो अडेप्ट कर लेते हैं चीज़ों को, और फिर एक रेजिस्टेंस आ जाता है उनके खिलाफ कि अब वो चीज़ें असर नहीं करती। तो अगर आप बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, ठीक, बिना बिना प्रिस्क्रिप्शन के, और अपनी मर्ज़ी से रैंडमली उठा के जब एक गोली पेल दी, ये इससे क्या होगा दोस्त, कि आपके अंदर आपके जो बैक्टीरियाज हैं, जो बीमारी के बैक्टीरियाज हैं, जो माइक्रोब्स हैं, वो इतना ज़्यादा अवेयर हो जाएंगे इस एंटीबायोटिक से कि फिर उनका असर नहीं होगा उन पे, वो उसके खिलाफ एक प्रतिरोध अपने आप में डेवलप कर लेंगे। इसी सिचुएशन को कहा जा रहा है एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस, और ये बढ़ रहा है। इसको साइलेंट पैंडेमिक भी कहा जा रहा है, क्योंकि ये धीरे धीरे इंसान को इतना खोखला कर देगा कि छोटी मोटी बीमारी भी ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, समझेंगे क्या है पूरा मामला। रिजल्ट क्या होता है जब एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस में AMR शब्द यूज़ करूंगा, ठीक है, AMR से आप समझ जाना। तो जब भी AMR की सिचुएशन आती है तो क्या होता है कि कॉमन इन्फेक्शन बहुत हार्ड हो जाता है ट्रीट करने के लिए, कई बार इम्पॉसिबल, मतलब ट्रीट ही नहीं हो सकता। सपोज दैट किसी की उंगली में चोट लग गई, ठीक, एक चोट कट लगा और उसमें इन्फेक्शन हो गया, जख्म बन गया, ठीक, घाव बन गया। हम क्या करते हैं, उसके लिए कोई एंटीबायोटिक उठा के डॉक्टर भी देता है या खुद से भी कई बार खा लेते हैं, तो वो जख्म जो है आमतौर पर भर जाता है, ठीक हो जाता है। लेकिन सोचिए, अगर ऐसा हो गया, AMR की सिचुएशन आ गई, तो ये कट जो है वो तो भरेगा नहीं, अब उसमें जो जख्म हुआ है वो ठीक नहीं होगा, और क्या होगा, वो बढ़ता चला जाएगा, पूरे हाथ को सड़ा देगा, और धीरे धीरे समझिए
उसको काटने की नौबत आ जाएगी, तो सर्जरी एकमात्र वहां पे उपाय बचेगी। ठीक है, ये सिचुएशन आ सकती है। इम्पॉसिबल टू ट्रीट में क्या होगा, फिर हटाना पड़ेगा उस पूरे पार्ट को। ठीक, तो ये क्या है, थ्रेटन डेकेड्स ऑफ प्रोसेस इन मॉडर्न साइंस। और इससे क्या है ना, जो हम जितनी प्रगति कर चुके हैं ना, दवाइयाँ जितने हम बना चुके हैं, अगर वही फेल हो जाएंगे तो सोचिए जो जो बायो साइंस में हम जितना डेवलप किए हैं वो डेवलपमेंट का क्या होगा। वो डेवलपमेंट धरी की धरी रह जाएगी, यानी जितनी चीज़ें हमने अभी तक बनाई सारी फेल, और फिर से एक नए सिरे से शुरुआत हमको करना पड़ेगा। और ऐसी सिचुएशन नहीं आए, इसके लिए हमको संभल के चलना है। क्या है स्टेप्स की ऐसी सिचुएशन नहीं है, उस पर आगे डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए, एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं मुझे समझाना नहीं पड़ेगा, फिर भी आपने कॉमनली सुना होगा, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं या फिर मेड्स की दुकान पे आपने सुना होगा एमॉक्सिसिलिन, अजिथ्रोमाइसिन, बहुत कॉमन है ये अजिथ्रोमाइसिन। तो कोविड-19 में हर किसी ने सुन लिया होगा। 5 तरह की गोली चलती थी ना, एंटी एलर्जिक, शायद लिवोसिंट्रिजिन, फिर एक विटामिन सी की चलती थी, फिर एक मल्टीविटामिन चलती थी बुखार के लिए, पैरासीटामोल, और एक ये वाली चलती थी एंटीबायोटिक के लिए। कॉमनली यही 5 दवाइयाँ चलती हैं कोई नॉर्मल इन्फेक्शन में, फ्लू हो गया या फिर कोल्ड हो गया, इस तरीके से। एजिथ्रोमाइसिन तो सबने सुना होगा 500, सिप्रोफ्लोक्सासिन, डॉक्सीसिलिन, ठीक है, सेफालेक्सिन, मेट्रो मेट्रोनिडाजोल, ठीक है, सिनिडामाइसिन, लीवोफ्लोक्सासिन, इतने सारे रिफाम्प्लिन, मतलब बहुत तरह की दवाइयाँ, और सबके यूज़ इस तरीके से लिखे हैं। बट इतना आसान नहीं है। फिर क्यों एमबीबीएस किया जा रहा है कि यहीं से अगर हम पढ़ लेते हैं इन्फेक्शन के लिए और फिर एमोक्सिसिलिन ले लिया, ये अपने आप में ये भी एक प्रॉब्लम है। हालांकि मैंने इसको समझाने के लिए आपको लगाया है, बट ये भी एक प्रॉब्लम है कि यहाँ से हमने देखा कि हाँ भाई मुझे क्या दिक्कत हो रही है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है, हम गए सीधे, हाँ थोड़ा दिक्कत है लंग्स में, थोड़ी कफ वफ बलगम आ गई है, अजिथ्रोमाइसिन खा लिया सीधे उठा के। और कब तक खा रहे हैं, 14-14 दिन, 15-15 दिन खाते जा रहे हैं, जब तक ठीक नहीं हो रही। प्रॉब्लम कुछ और है, बट हमने ऐसा पढ़ा है कि अजिथ्रोमाइसिन रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में काम होता है, तो अजिथ्रोमाइसिन उठा के दिए जा रहे हैं, इससे ये प्रॉब्लम आ सकती है। एक जो मैं अपने तरफ से इसमें बात ऐड करना चाहूँगा, जो आप सभी को सुननी चाहिए, ये मेरा पर्सनल राय है, और इसमें इस चीज़ में इस आर्टिकल का कोई इससे डायरेक्ट संबंध नहीं है, बट मैं फिर भी बात करना चाहूँगा। देखिए, एक प्रॉब्लम क्या हो गई है हम सभी के साथ कि कोई भी बॉडी में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है ना, हम उसको गूगल कर लेते हैं सीधे जाके कि कहीं दर्द हो रहा है तो हमने गूगल कर लिया। अब गूगल के साथ प्रॉब्लम क्या है ना कि वो छोटे से लेके बड़े तक के हर तरह के रिजल्ट आपको दिखा देगा। मतलब हो सकता है आपको कोई भी दिक्कत ना हो, सामान्य एसिडिटी की प्रॉब्लम हो, लेकिन वो फैटल डिजीजेस तक बात पहुंचा देता है। समझ रहे हैं आप, मैं क्या ही बोलूं, वहां तक बात पहुंचा देगा। फिर आपके मन में एक शुरू होगा, एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर शुरू होगा। आप लगेंगे सोचने की अरे मुझे कहीं वो बीमारी तो नहीं हो गई, मुझे कहीं ये बीमारी तो नहीं हो गई। तो मेरे दोस्तों, आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, आप या मैं, हर कोई, आप जाके फिजिशियन से कंसल्ट करो, उनसे बात करो, रेदर देन गूगल करना। अगर आप गूगल कर रहे हो, यूट्यूब देख रहे हो, ये सब चीज़ें कि हाँ अगर मेरे पेट में दर्द है मैं यूट्यूब देख लेता हूँ क्यों दर्द हो रहा है, तो फिर उसमें तो मतलब समझिए कि बहुत अजीब अजीब तरह की बातें बता दी जाएंगी और आप एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में फंस जाओगे। फिर आप मानसिक तौर पे परेशान रहोगे। प्लीज़ इस चीज़ को नहीं करें, इससे बचें। आपको अगर प्रॉब्लम है, आप फिजिशियन के पास जाएं, उन्होंने डिग्री ली है, एमबीबीएस किया है, एमडी किया है, ठीक है, बहुत साल पढ़ाई की है, तो वो उनके बकेट की चीज़ है, उनके बकेट को ही उनको ही मैनेज करने दीजिए। आप उनके बकेट में गूगल और यूट्यूब से ना जाएं। ठीक, चलिए वापस आते हैं। तो ये सारे क्या है, एंटीबायोटिक्स है। ठीक, ये आपने सुना होगा। और एंटीबायोटिक्स दोस्तों कॉम्पोजिशन है, इसको बहुत सारी ब्रांड्स बनाते हैं, सिप्ला भी बनाता होगा, मैनकाइंड भी बनाता होगा, ठीक है। तो ब्रांड हो सकता है इसको सिप्ला अगर बनाए तो सिप्लामाइसिन करके बेचे, अगर इसको मैनकाइंड बनाए तो काइंडमाइसिन करके बेचे। लेकिन नीचे आप देखोगे दवाई के नीचे जैसे ऐसे लिखा होगा, अगर दवाई की डिब्बी पे काइंडमाइसिन, ठीक है, काइंडमाइसिन, तो आप नीचे जब देखोगे ना तो अजिथ्रोमाइसिन ऐसे करके लिखा होगा। तो ये कंपोजिशन है, आप ऐसा मत समझना कि ये दवाई का नाम है, ये केमिकल फॉर्मूला है अजिथ्रोमाइसिन। तो ये हर कंपनी बनाती है अलग अलग नामों से, ठीक है, ये बात हो गई। अब कैसे, मतलब बैक्टीरिया जो है बॉडी के वो कैसे डेवलप कर लेते हैं, ठीक है, रेसिस्टेंस कैसे हो जाते हैं, कैसे प्रतिरोध क्षमता बना लेते हैं, कौन, माइक्रोब्स जो हमारी बॉडी में है जो प्रॉब्लम दे रहे हैं। ये लेक्चर थोड़ा बड़ा होगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, इस लेक्चर में जानने लायक बहुत सारी बातें हैं, थोड़ा बड़ा होगा, प्लीज़ पेशेंस से आप देखिएगा, ठीक है। कैसे बनाते हैं तो देखिए, हाई नंबर ऑफ बैक्टीरिया, अ फ्यू ऑफ देम आर रेसिस्टेंट टू एंटीबायोटिक। मतलब हमारे बॉडी में बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, उनमें से कुछ में ही रेसिस्टेंस रहता है शुरू में, ठीक है, एंटीबायोटिक्स के खिलाफ, कुछ में, बहुत कम में, वो मैटर भी नहीं करते हमारे बॉडी में।
एंटीबायोटिक्स किल बैक्टीरिया कॉजिंग इलनेस एज वेल एज गुड बैक्टीरिया प्रोटेक्टिंग द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन। तो कुछ गुड बैक्टीरियाज भी होती है, जब हम बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स लेते हैं ना तो वो सारे बैक्टीरियाज को मार देता है, साफ कर देता है, ठीक। लेकिन अगर उसमें से जो रेसिस्टेंट बैक्टीरिया है वो एक कंडीशन अडेप्ट कर लेता है एंटीबायोटिक के खिलाफ, ठीक है, वो बच जाते हैं, वो सरवाइव करना सीख जाते हैं एंटीबायोटिक्स को। क्योंकि अब बार बार आप अगर पूरे गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया सबको साफ कर रहे हो तो अब जो बैक्टीरिया पैदा हो रहा है वो भी गुड और बैड दोनों है, लेकिन उन दोनों में अब कौन सी क्षमता है, वो एंटीबायोटिक्स से अवेयर है। उनके बॉडी ने ऐसा फॉर्मूला डिज़ाइन कर लिया है कि अब एंटीबायोटिक्स का कोई असर उन पर नहीं होगा, ठीक। आप बार बार उनको हटा रहे हो, बार बार साफ कर दे रहे हो, तो उससे बचने के लिए किसी भी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए उसको अडेप्ट करनी पड़ती हैं चीज़ें। तो अब क्या हुआ, अब जो बैक्टीरिया है उनके अंदर रेसिस्टेंस है एंटीबायोटिक्स के खिलाफ, और अभी भी दोनों हैं, गुड वाले भी हैं बैड वाले भी हैं। चलिए गुड वाले से तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन क्या होता है कि बैक्टीरिया बहुत तेजी से बढ़ता है, और जब बैड वाला बढ़ जाता है ना मेरे दोस्त, फिर तो कुछ बीमारी हुई बैड वालों से तो वो ठीक नहीं होगी। आप कितने भी डालो एंटीबायोटिक्स, ना गुड वाले मरेंगे ना बैड वाले मरेंगे, और बैड वाले बढ़ेंगे। जब एक शरीर में बैड वाला इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा, मान के चलिए फ्लू का इन्फेक्शन है, बहुत बढ़ रहा है, ठीक ही नहीं हो रहा, आप कितने भी अजिथ्रोमाइसिन खा लो, कितना भी लीवोफ्लॉक्सासिन खा लो, ठीक है, ठीक ही नहीं हो रहा है, तो आप में दिक्कत है। ऐसे आप में, आपके अंदर ऐसे बैक्टीरियाज हैं इस टाइप के जो रेसिस्टेंट है एंटीबायोटिक्स के खिलाफ, ठीक। और आपको क्या है, फ्लू है, आप गए किसी बंदे के पास, आपने छींक दिया उसके मुंह पे, अब वो फ्लू किसको हो गया, उस बंदे को, और उसमें कौन से बैक्टीरिया चले गए, वही वाले जो रेसिस्टेंट है, और फिर उसके बॉडी में उसने बहुत तेजी से जनसंख्या बढ़ाई, और फिर वो भी उस चीज़ का शिकार हो गया। यानी वो एंटीबायोटिक्स नहीं लेता था ज़्यादा वो बंदा, बट आपके अंदर या किसी के अंदर वो बैक्टीरिया थे रेसिस्टेंट वाले, और आपने छींक दिया तो उससे डायरेक्ट उस पर ट्रांसमिट हो गए, और फिर उसमें जनसंख्या बढ़ा ली अगले इंसान में, अब वो किसी में छींकेगा। ऐसे करके सोचो ये एक साइलेंट पैंडेमिक बन जाएगी, चाहे आप एंटीबायोटिक लो या ना लो, कोई एक भी ले रहा है, अगर उसमें ऐसे बैक्टीरियाज डेवलप कर गए तो ये फिर चीज़ें फैल जाएंगी। जैसे यहाँ लिखा है, बैक्टीरिया कैन इवन ट्रांसफर देयर ड्रग रेसिस्टेंट टू अदर बैक्टीरिया काउजिंग मोर प्रॉब्लम। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर एक बंदा भी ऐसा कोई बैक्टीरिया अपने बॉडी में तैयार कर लेना कि जिसके ऊपर एंटीबायोटिक्स का कोई असर नहीं होता, जो AMR वाले सिम्टम्स है उसके अंदर, अगर वो छींक रहा है तो ये चीज़ पूरी स्प्रेड कर जाएगी, बहुत बड़ी दिक्कत में फंस सकती है कम्युनिटी। इसीलिए प्रधानमंत्री ने इस बात की चर्चा मन की बात में कर दी, क्योंकि ICMR की रिपोर्ट बहुत सीरियस नोट पे इस पे काम कर रही है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ मन की बात, कि मन की बात का क्या इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। मन की बात में अगर PM ने कह भी दिया तो क्या हो गया, क्या बड़ी बात होगी। देखिए नरेंद्र मोदी ने कहा, व्हेन एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड विदाउट नीड दे लूज देयर पावर। जैसा मैंने आपको बताया, फर्स्ट टाइम AMR का डिस्कशन हुआ है मास पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से। यानी AMR ऐसा नहीं कि कोई नई चीज़ हो रही है, बहुत पहले से ये चीज़ चली आ रही है, पर कहीं ना कहीं दबे कुचले लफ्ज़ों में, किसी मेडिकल के कागज़ में, जो लोग MBBS पढ़ रहे हैं उनको, हमको आपको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी AMR के बारे में। हम तो एंटीबायोटिक्स को ऐसा समझते थे कि जब भी छींक आए खा लो, लेकिन जब मन की बात पे इसकी चर्चा हुई ना, तो समझिए ये बात पूरे न्यूज़ आर्टिकल से लेके पूरे न्यूज़ चैनल और डिजिटल मीडिया, पेपर मीडिया, हर जगह ये चीज़ चली गई। ये है इंपॉर्टेंस अगर मन की बात से इस बात को PM ने कहा। शिफ्टेड AMR फ्रॉम हॉस्पिटल एंड पॉलिसी सर्कल टू पब्लिक एंड पॉलिटिकल कंसिस्टेंस। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले जो पॉलिसी में और हॉस्पिटल में और MBBS में इसकी चर्चा थी, जब मन की बात पे चर्चा हो गई तो इसकी इंपॉर्टेंस कहाँ हो गई, पब्लिक में, यानी हम अवेयर हो गए, और पॉलिटिकल कंसेंसस, मतलब अब जहाँ भी थोड़ा पॉलिटिक्स, मतलब जहाँ भी पॉलिसी मेकिंग हो रही है ना, जो पॉलिटिशियंस पॉलिसी मेकिंग कर रहे हैं वो भी अवेयर हो गए AMR को लेके। आगे इसका क्या इंपॉर्टेंस है ये आगे और समझ में आएगा, ठीक। वाई दिस मैटर, कि सिग्नल है अब कि नेशनल लेवल अकाउंटेबिलिटी हो गई, ठीक है। नेशनल लेवल अकाउंटेबिलिटी के मतलब कि हाँ, अब जो भी प्रॉब्लम आ रही है ये अवेयरनेस है, अब हर कोई इस पे सवाल पूछ रहा है, पार्लियामेंट में भी सवाल किए जाएंगे, और जो भी MBBS है या ड्रग से रिलेटेड काम कर रहे हैं वहाँ ये बात अब चली गई है, तो हर किसी के अकाउंटेबिलिटी अब नेशनल लेवल पे हो सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने खुद इस बात को जिक्र किया। और अब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाएगी सबकी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी से मतलब है यही, देखिए, नेशनल लेवल अकाउंटेबिलिटी मतलब राष्ट्र को जवाब देना, क्योंकि ये एक मास प्रॉब्लम है। और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब हो गया कि पेशेंट की भी जिम्मेदारी है कि एंटीबायोटिक्स को मतलब अच्छे से समझ के खाएं, समझ रहे हो, वो समझ के, कैंडी समझ के नहीं, बस
वो तो पेशेंट की भी जिम्मेदारी होगी। डॉक्टर की क्या जिम्मेदारी हो गई कि प्रिस्क्राइब तभी करे जब इंपॉर्टेंट लगे। ऐसा नहीं कि कुछ भी लग रहा है एंटीबायोटिक 10 दिन चला दिया, नहीं ठीक हुआ तो 20 दिन की चला दिया। तो अब डॉक्टर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि अच्छे से प्रिस्क्राइब करे। फार्मासिस्ट की भी हो गई कि कोई भी आ रहा है सीधे आया, हाँ भाई 3 पत्ता एंटीबायोटिक दे दो, आपने काट के ये लंबी वाली कैंची होती है और ऐसे ऐसे काटते हैं उसको, वो बड़ा शानदार होता है वो। तो आप देखोगे ना एकदम एक ASMR फीलिंग आती है ना, एकदम बराबर से काटेंगे यूँ और फिर यूँ। वो देख के मुझे मन करता था कि मैं भी काश दवाई की पत्ती काटूँ। मैं घर में कई बार मैं काट भी देता था, बड़ी बड़ी गाली पड़ती थी फिर मम्मी से मेरे। चलिए कोई बात नहीं, तो ये हो गया। आप भी जब फार्मास्यूटिकल वाला गेम खेलते होगे ना, जब आप दवाई वाले बनते होगे, तो आप भी कैंची लेके जाते होगे, दवाई रहे ना रहे एक कागज की पत्ती रहती होगी आपके पास, और आप यूँ चलाते होगे फिर यूँ चलाते होंगे, फिर उसको एक कागज की पुड़िया में बांध के, ठीक है। तो फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी है कि सही से बेचे। दूसरा, पॉलिसी मेकर भी ध्यान रखें कि अगर कोई समझिए फार्मासिस्ट है या डॉक्टर है बहुत ज़्यादा मिसयूज़ कर रहा है एंटीबायोटिक्स का, तो उसके लिए पॉलिसीज़ भी बनाई जाए कि एंटीबायोटिक्स के सेल पे, परचेज पे, यूज़ पे एक प्रॉपर, और रेगुलेटर्स भी, मतलब जो भी अपने एग्जीक्यूटिव्स हैं, लॉ एंड ऑर्डर संभालने वाले हैं, उनके लिए भी कि इन्फोर्स करें इन चीज़ को, ठीक है। थोड़ा सख्ती से लें, ऐसा नहीं कि हाँ अच्छा एंटीबायोटिक ही तो है जाने दे, दवाई की चीज़ें नहीं। तो ये सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का एटमोसफेयर क्रिएट हो रहा है। जब ये बात कहाँ आ गई, पब्लिक फोरम पे आ गई, यानी मन की बात में आ गई, ठीक है। पॉलिटिकल लीडरशिप क्यों मैटर करता है, क्यों ऐसे सिचुएशन में जो नरेंद्र मोदी ने स्टेप लिया, आके पब्लिक से बात करी, मन की बात में ये बात कही, क्यों ये मैटर करता है। देखिए पहले भी इतिहास में जब भी लीडर्स ने ऐसी बातें की है ना, उसका इम्पैक्ट डायरेक्ट पड़ा है। मतलब यार लोग थाली बजा रहे थे, मैं भी बजा रहा था, मैं क्यों बोलूँ मैं नहीं बजा रहा था, मैं भी बजा रहा था। तो लीडर का तो है इम्पैक्ट, तो है मेरे दोस्त। आप कह दो कि अरे तुम तो थे, लेकिन मैं बजा रहा था यार, मैं सच कह रहा हूँ, मज़ा आ रहा था, मैंने बजाई है थाली कोविड में। ठीक है, तो ये हिस्ट्री है कि जब भी लीडर्स कुछ कहते हैं तो पब्लिक उसको कहीं ना कहीं समझती तो है ही। और नरेंद्र मोदी की देखिए मैं कुछ किसी का ना बीजेपी का समर्थक ना कांग्रेस का, बट हाँ एक इम्पैक्ट तो है, भले वो मीडिया से बनाया हो या जो भी हो, लेकिन वो जो बोलते हैं उसका इम्पैक्ट एक अच्छे खासे तबके पे दिखता है हिंदुस्तान में। ये चीज़ तो हो रही है। अब आप ये बोलोगे कि गोदी मीडिया ने किया, इसने किया, वो अलग डिस्कशन है, उस पर मैं नहीं जाना चाहूँगा, बट ये आप भी मानोगे कि जो वो बोलते हैं उसका इम्पैक्ट दिखता है। चलिए, तो हिस्टोरिकल एविडेंस क्या है कि जब पॉलिटिकल विजिबिलिटीज़ होती है, अर्जेंसी होती है, फंडिंग होती है, इम्प्लीमेंटेशन होती है, मतलब जब आप कह दिया ना बात को प्रधानमंत्री ने मन की बात से, तो अब सब अर्जेंसी में आ जाएंगे। मतलब जितनी भी बॉडीज AMR पे काम करती होगी, उसके प्रिवेंशन के लिए काम करती होगी, सबके ध्यान, सबके कान खड़े हो गए होंगे दोस्तों, ठीक है। फिर पूरे तरीके से इस पर फंडिंग भी चलेगी, पैसा भी बनेगा, भेजा भी जाएगा, पॉलिसीज़ में इम्प्लीमेंटेशन भी अच्छा से होगा, ठीक है। ये सब चीज़ें होने लगेंगी। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए नेल्सन मंडेला साहब, कौन नहीं जानता, कोई नहीं जानता तो जरूर जाने, पूरी जीवनी पढ़ें, किताब है इनके ऊपर। नेल्सन मंडेला साहब HIV और एड्स को लेके जो स्टिग्मा था सोसाइटी में, ठीक है, एक नफरत का जो चल जाता था ना, अभी भी है, मैं क्या बोलूँ अभी भी है। और ऑल दो बिहार में HIV के केस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, और बहुत संभल के रहने की ज़रूरत है। अगर आप सैलून में या कहीं भी बाल वाल भी करवाते हो, ब्लेड यूज़ करते हो, तो प्लीज़ बी अवेयर, और बाकी चीज़ों के लिए तो है ही। तो देखिए जो स्टिग्मा था HIV को लेके, उस पर बहुत सारा काम किया कि हाँ ठीक है, किसी को प्रॉब्लम है तो आप उससे ऐसे हेट नहीं करें, उससे एकदम दूर नहीं भागे, उसको समझ रहे बाइकआउट नहीं कर दे सोसाइटी से, तो उस पर काम किया एंड मेड HIV अ नेशनल प्रायोरिटी, और इसके रोकथाम के लिए भी बहुत काम किया। बिल क्लिंटन साहब ने भी करा कि जो HIV के ड्रग्स हैं उनके दामों को कम करवाया है, ट्रीटमेंट पुअर नेशन के लिए भी देना, मतलब कि अगर अफ्रीका वगैरह में चीज़ें हो रही हैं, रिसोर्सेज कम है, तो वहाँ भी ट्रीटमेंट को एक्सपेंड किया जाए, ठीक है। डेविड कैमरून, इन्होंने भी AMR को लेके ग्लोबल पॉलिसी बनाई है। ये AMR ये जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं AMR, ठीक है, यहाँ HIV नहीं है, AMR है। तो डेविड कैमरून साहब ने भी AMR के लिए ग्लोबल पॉलिसी का इशू उठाया था, ठीक है। लेसन क्या है, हेल्थ क्राइसिस एक्सलरेट सॉल्यूशन व्हेन लीडर ओपनली नेम एंड ओन द प्रॉब्लम। यही टाइटल भी है ना हमारे आर्टिकल का, कि जब भी कोई लीडर जो है ओपनली अगर नाम लेता है ना किसी बीमारी का, तो कहीं ना कहीं समझिए वो नेशनल इंपॉर्टेंस में आ जाती है वो बीमारी, और फिर उस पर काम होना भी शुरू होता है। कितना होता है नहीं होता है, क्या रैशनल है नहीं है, वो तो बोलना ज़रूरी थोड़ी है हर चीज़, आप भी समझदार हो। चलिए,
इंडिया एंड एएमआर, वाई द इशू इज क्रिटिकल, क्यों है क्रिटिकल? कल भी क्रिटिकल मिनरल्स पे बात किया था। ये क्रिटिकल शब्द ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से ऑक्सफोर्ड खोले, पूरा समझ ले क्रिटिकल क्या होता है, कहीं भी आ जाए, ठीक है? तो आपको पता ही है, कोई भी मेंस का क्वेश्चन होता है तो एक वर्ड की इंपॉर्टेंस होती है, क्रिटिकली एग्जामिन, क्रिटिकली एनालिसिस। चलिए, तो इंडिया एंड एएमआर, वाई द इशू इज क्रिटिकल, क्यों है ये इशू क्रिटिकल? देखिए, इंडिया जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एंटीबायोटिक्स का, ठीक? और सबसे ज़्यादा डोमिनेट कौन कर रहा है प्रोडक्शन में? वही जो कल डोमिनेट कर रहा था मिनरल्स में। कल वाला लेक्चर देखा आपने? नहीं देखा? प्लीज़ देखिए। मैं इसलिए नहीं कहता मेरे दोस्त कि मेरे व्यूज़ अच्छे आएंगे और मैं यूट्यूबर बन जाऊंगा। यूट्यूबर मुझे बनना भी नहीं है, ठीक है? मैंने एक वीडियो बनाई थी वो फेस वाली, उसमें मुझे फील हुआ कि मैं उतना अच्छा कंटेंट डिलीवर नहीं कर पाता, उतनी नॉलेज की बातें कर नहीं पाता, डेटा नहीं दिखा पाता, सब चीज़ें नहीं कर पाता, इसलिए मैं वापस इस चीज़ पे आ गया। यहाँ डेटा आपके सामने है, आप जितनी बार चाहो देख सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है? तो ये ज़्यादा है, तो मुझे यूट्यूबर नहीं बनना। प्लीज़ उसको देखो, आप अपने आर्ग्यूमेंट्स को मजबूत करो, आप अपने आंसर राइटिंग में या आप कहीं भी काम करते हो, कहीं तो बात होती होगी। जब आपके पास डाइवर्स नॉलेज होगी ना, जब आपके पास बहुत अच्छा सर्कल होगा नॉलेज का, एक ऑरा होगा नॉलेज का, ऑटोमेटिकली आपकी वर्थ बढ़ेगी मेरे दोस्त। आप समझिए, अपने बॉस के साथ मीटिंग में हो, बॉस के कुछ सवाल है, वो सवाल आ कहाँ से रहे हैं? वहीं से तो आ रहे हैं जो न्यूज़ चैनल में देख रहा है या करंट कहीं पढ़ रहा है, सोशल मीडिया पे देख रहा है। तो ये करंट की बातें ही तो यहाँ हो रही हैं। तो वो आपसे पूछेगा, आपने धड़ से जवाब दे दिया सभी के सामने, तो इम्प्रेशन है भाई, आपका वर्थ बढ़ेगा। प्लीज़ उसको देखो, वो अच्छी वीडियो है। उसके पहले PSLV वाली थी, वो भी अच्छी वीडियो है। व्यूज़ के लिए मत देखो, भले 2x पे देख लो, 4x पे देख लो, लेकिन चीज़ों को समझने का ट्राई करो। मैं देखिए, ज़्यादा मैं समाज विज्ञान यहाँ बखारना नहीं चाहता, लेकिन मुझे थोड़ी सी अजीब लगती हैं चीज़ें। मैं यहीं देखता हूँ कई कम उम्र के लड़के, 19 साल, 18 साल, वो सड़कों पे खड़े रहते हैं, बहुत देर रात तक खड़े रहते हैं, और देखने में भी बहुत हाई फाई और बहुत वेल टू डू फैमिली से नहीं लगते हैं। प्रॉब्लम क्या है? अगर आपके पास पैसा नहीं है ऑलरेडी, ठीक है, आपके माँ बाप बहुत अमीर नहीं है, तो आपके पास पूंजी नहीं है कि आप जाके एक बहुत अच्छा बिजनेस शुरू कर दोगे एकदम से और पैसा कमा लोगे। ठीक, पैसा आप वैसे नहीं कमा सकते, पूंजी आपके पास है नहीं, पढ़ाई आप कर नहीं रहे हो, आप सड़कों पे हो, आपके न रवैये से, न जेस्चर पोस्चर से, ठीक है, दोस्तों में वल्गैरिटी, गाली गलौज सब करते हैं, लेकिन एक समझ में आ जाता है कि हाँ बिल्कुल ही डिब्बा गोल है, तो वो डिब्बा गोल मुझे दिखता है उनमें। अब ना उनके पास पूंजी है, ना वो पढ़ाई में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप करोगे क्या? कौन पूछ रहा है फिर? ठीक, आपके पास पैसा है नहीं तो फिर आप क्या करोगे दोस्त? आपको बिजनेस भी करना है तो एक पैसा चाहिए, फिर बहुत नीचे लेवल से शुरू करोगे, ग्रोथ करोगे, तो कितनी कितनी रेशियो में लोग सक्सेस हो जाते हैं इस तरीके से? बहुत कम। तो फिर वही मैनुअल चीज़ें कि हाँ कहीं कहीं, मैं किसी भी जॉब को ख़राब नहीं बोलता, इसलिए मैं किसी जॉब का नाम नहीं लूँगा, बट आप समझ लो। तो ये सर्कल में मत फंसो मेरे दोस्त, पढ़ो, नॉलेज अवेयरनेस बढ़ाओ। आप इंटरव्यू में जाओगे, क्या बोलोगे? कुछ तो पूछेगा, कहीं तो पूछेगा। अब बिना इंटरव्यू के हायरिंग होती है क्या? नहीं होती है। तो कहीं बात करोगे तो क्या बात करोगे? वो नहीं पूछेगा कि हाँ आपके दोस्त ने क्या मजाक किया, वो यही सब चीज़ें पूछेगा जो आप मिस कर रहे हो। तो प्लीज़ यूथ से भी है कि भाई थोड़ा आप एक टाइम अपना दिन का रखो, 3 घंटे 4 घंटे फुल करो मस्ती, और बाकी जो है उसमें फुल करो पढ़ाई, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। तो क्या है क्रिटिकल की? देखिए, सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंटीबायोटिक्स का चाइना डोमिनेट करता है, और कंज्यूमर में भी हम लार्जेस्ट हैं। मतलब देखिए, इंडिया यहाँ 3rd नंबर पे, तो इटली और इंडिया का जो पोजीशन है ना प्रोड्यूसर में, ये थोड़ा इधर उधर चलते रहता है, 2-3 चलते रहता है। और प्रोडक्शन हमारा तो है ही बढ़िया, और हम लार्जेस्ट कंज्यूमर भी हैं, तो ज़्यादा खा रहे हैं एंटीबायोटिक्स, तो प्रॉब्लम किसको होगी? हमारे को ही तो होगी। बना भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, सस्ते दाम में मिल भी जा रही है। तो मेजर चैलेंजेस क्या है कि सेल्फ मेडिकेशन, डॉक्टर से नहीं पूछा, जान लिया है कि एजिथ्रोमाइसिन चलता है तो बस चलाए जा रहे हैं, कितना चलता है, कब तक चलता है, उसको छोड़ दिया। तो सेल्फ मेडिकेशन है। ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक सेल, अब प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है, आप गए या मैं गया, कोई भी जाता है, मैं भी जाता हूँ, गया फिर कहा कि हाँ एजिथ्रोमाइसिन 2 गोली और फलाना फलाना 3 गोली, तुरंत उसको ये काटा, दे दिया गया। तो ओवर द काउंटर सेल है एंटीबायोटिक का, कोई प्रिस्क्रिप्शन है, हालांकि उस पर RX रहता है। जिस भी दवाई के ऊपर RX हो तो वो डॉक्टर रिकमेंडेशन पे ही बेचना है। NRX हो तो भाई NRX में नार्कोटेक्स होता है, ठीक है, जिसको नींद की दवाई कहते हैं। NRX में XRX तो सिर्फ डॉक्टर के चैम्बर से ही मिल सकती है।
मतलब डॉक्टर अपने पीछे रखते हैं और वही लिखेंगे और वही अपने पास से देंगे। इसमें तो वो भी नहीं है कि किसी दवाई वाले से ले सकते हो। तो जहाँ RX है तो उसमें प्रिस्क्रिप्शन लगता है, लेकिन आपको पता है कि काउंटर सेल होता है दवाई का, ठीक है। और इरेशनल प्रिस्क्राइबिंग, कि भाई डॉक्टर को नहीं समझ में आ रहा था, 3 दिन खिलाया, फिर 3 दिन और खिलाया, फिर 6 दिन और खिलाया, तो ये चीज़ है। PM ने जो स्टेटमेंट दी है ना, वो हेल्प करेगा कि जो एंटीबायोटिक्स है ना वो क्विक क्योर्स नहीं है कि हाँ कुछ नहीं ठीक हो रहा तो एंटीबायोटिक्स खा लो, ठीक है। ये बात अब लोगों को समझ में आएगी, क्योंकि वो पब्लिक फोरम पे, और इंडिया में तो अभी एक चीज़ हवा तो चल ही रही है, भले कम हो गई है, कि भाई PM जो कहते हैं वो कहते हैं, समझ रहे हो ना। तो उनकी बात तो, ये एक जो मिथ है ना कि एंटीबायोटिक्स हर चीज़ की दवाई है, क्विक क्योर है, तो उसको थोड़ा रैशनलाइज करेगा ये स्टेटमेंट, जब PM ने खुद ही कहा ये बात। और स्ट्रेथन करेगा प्रिस्क्राइब इन्फोर्समेंट को, प्रिस्क्रिप्शन इन्फोर्समेंट को, कि हाँ जिसके पास प्रिस्क्रिप्शन है उसी को दी जाए। और डायग्नोस्टिक टेस्टिंग को, कि हाँ ज़रूरत है तभी दी जाए। और एंटीबायोटिक स्वाटशिप प्रोग्राम, मतलब जो भी ऐसे प्रोग्राम चल रहे हैं ना जिसमें एंटीबायोटिक्स का सही यूज़ और गलत यूज़ के बारे में अवेयर किया जाता है, जैसे ICMR AMSP इनिशिएटिव करके चल रहा है। 20 टर्शरी केयर हॉस्पिटल में ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जहाँ पे मिसयूज ऑफ एंटीबायोटिक्स के बारे में अवेयर किया जाता है। दूसरा क्या है, ASPIC एंटीबायोटिक्स स्टीवॉर्डशिप प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन एंड कंट्रोल, ये भी कहाँ चल रहा है, तो ये क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज CMC वेलोर, बहुत नामी है, बहुत अच्छा काम करता है इंडिया है ना। कुछ चीज़ में मेडिकल टूरिज्म जो हो रहा है इंडिया में, बहुत कुछ सेक्टर में हम अच्छा काम करते हैं, नो डाउट। तो जो मेडिकल टूरिज्म है कि विदेशी लोग भी इंडिया में आके इलाज कराना प्रेफर करते हैं, और वेलोर तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो वहाँ भी कोलैबोरेशन है ICMR के साथ, और वहाँ भी ये चीज़ चल रही है। दूसरा, फिर तीसरा क्या है, नेशनल प्रोग्राम ऑन AMR कंटेमिनेंट, यार ये प्लीज़ मुझे माफ़ करना, थोड़ा सा प्रॉब्लम है मुझे प्रोनाउंसिएशन में। तो कंटेमिनेंट जो भी है आप पढ़ लेना भाई। तो इसको कौन मैनेज कर रहा है, नेशनल सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल NCDC इसको कंट्रोल कर रहा है। 60+ मेडिकल कॉलेज में अवेयरनेस की जा रही है। और इसी प्रकार से एक और प्रोग्राम है। तो ये प्रोग्राम जो चल रहे हैं ना, इसको भी थोड़ा बूस्ट मिलेगा जब PM खुद अपने मुंह से ये बात कह रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। AMR नेशनल सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट में इशू है, क्विक समझेंगे कैसे इशू है, ठीक है। क्या प्रॉब्लम, देखिए पहला क्या है कि अगर AMR से प्रभावित हो गया है इंसान, तो जो चीज़ पहले गोली खा के ठीक हो रही थी अब वो चीज़ गोली खा के ठीक नहीं होगी, तो इंक्रीज हेल्थ केयर कॉस्ट, कि अब हर चीज़ अगर फैटल ही हो जा रही है तो सोचिए कितना वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ेगी, कितने ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ने लगेगी, मतलब हेल्थ कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, मॉर्टिलिटी बढ़ जाएगी। यानी अगर बुज़ुर्गों में आ गई तो फिर तो ठीक होना समझो एकदम कहानी ख़त्म है, 0 सन्नाटा हो जाएगा मामला। और इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी को भी खतरा होगा। जैसे समझो कि अगर AMR फैल गया तो कोई लोग ठीक नहीं हो पा रहा है, तो जो वर्क फोर्स है इंडिया का, तो वर्क फोर्स ही हेल्दी नहीं है, बीमार पड़ा बैठा है, तो लोअर आउटपुट ऐसे ही कम हो जाएगा। दूसरा क्या है, मनी शिफ्ट फ्रॉम ग्रोथ टू डैमेज कंट्रोल, की जो हम ग्रोथ कर रहे हैं हर चीज़, हर पैसा जो हेल्थ सेक्टर में तो जा ही रहा है, लेकिन बाकी चीज़ों पे भी ध्यान दे रहे हैं। तो अब क्या होगा, कोई पैंडेमिक आपदा अगर आ गई, AMR अगर साइलेंट पैंडेमिक के तौर पे आ गया, तो उससे बचाने के लिए अब सारा खर्चा सरकार का उधर चला जाएगा। तो डैमेज कंट्रोल को हमको करने के लिए कहाँ से पैसा लाएंगे, तो जो हम प्रोडक्शन में लगा रहे हैं, प्रोडक्टिविटी में ला रहे हैं, वहीं से तो लगाएंगे, तो फिर वो रुक जाएगी। और तीसरा क्या है, जनरेशनल प्रोडक्टिविटी लॉस हो जाएगा। मतलब अगर किसी फैमिली का अर्निंग मेंबर ही सिक पड़ जाए, ठीक है, जो कमाने वाला है वही बीमार पड़ गया, पैसा आ नहीं रहा है, इनकम फॉल हो गई फैमिली की, तो ठीक है, सेविंग्स जो है वो भी ख़त्म हो गई एक टाइम के बाद, तो पॉवर्टी में आ जाएगा। और जब पॉवर्टी में फैमिली आ जाएगी तो बच्चे पढ़ने नहीं जाएंगे, तो जो जनरेशन, जो 3 दिन पहले का लेक्चर देखो कितना ज़्यादा इंटरलिंक है मेरे भाई। तो जब बच्चे पढ़ने नहीं जाएंगे तो कैसे बनेगा विकसित भारत 2047 मेरे दोस्त। मैंने बोला था ना, जब बच्चे ही स्ट्रांग नहीं हो रहे हैं तो कैसे बनेगा, तो वही बात है। अब पॉवर्टी में है तो आप देख ही सकते हो कितनी फैसिलिटीज़ बनेगी, जो उस दिन मैंने बात कही थी, नहीं मिलेगी ना उतनी फैसिलिटीज़, और ड्रॉप आउट तो हो ही जाएंगे एजुकेशन से, तो प्रॉब्लम है, पूरी इकोनॉमी भी कोलैप्स कर जाएगी लॉन्ग टर्म में। तो AMR थ्रेटन रिजर्व मेडिकल एंड डेवलपमेंट गेन्स, जो हमने जो अभी तक हमने डेवलपमेंट कर रखा है ना, उसको भी थ्रेट करता है, ठीक है, उसको भी थ्रेट करता है। मैंने आपको बताया कि जितनी दवाइयाँ अभी तक हम बना चुके हैं, जब वही पूरे तरीके से विफल हो जाएंगी तो फिर से नया शुरुआत करना पड़ेगा, और ये प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरा, इंडिया ने जो ये बात कही, यानी PM ने जब ये इस बात को पब्लिक फोरम पे रख दिया है ना, तो इंडिया को एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, बूस्ट मिलेगा, क्रेडिबिलिटी मिलेगा, कहाँ, G20 में,
WHO में और ग्लोबल हेल्थ नेगोशिएशन, जहाँ भी ये बात होगी तो अब हम भी कहेंगे कि हाँ हम AMR पे काम कर रहे हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है। इंडिया अवेयर है आज के इंपॉर्टेंट मुद्दों से, ऐसा हम दिखा पाएंगे। ये देखो, ये है इरेशनल प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। डॉक्टर को देखो यार, ये आदमी ही झोला छाप है, ये भी झोला छाप है, 3 दिन और खा लो, इसको कहेगा 3 दिन और खा लो, ठीक नहीं हुआ, नहीं हुआ सर जी, देखिए ना सर, ठीक है नहीं हुआ है तो एक काम करो 7 दिन और खा लो, इस 7 दिन और खाते खाते, नहीं बोलूँगा, समझ रहे हैं? तो ये है। चलिए, एंटीबायोटिक्स अ शेयर्ड सोसाइटल रिसोर्स, समझते हैं सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट है। शेयर्ड सोसाइटल रिसोर्स है एंटीबायोटिक्स, जो हम अपने मन में रख रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए, एंटीबायोटिक्स आर नॉट नॉर्मल कंज्यूमर आइटम। एंटीबायोटिक्स कोई चूरन नहीं है मेरे दोस्त, कुछ भी हुआ, हल्का भी सर्दी जुकाम हुआ, मार लिए 2 गोली उठा के सुबह शाम, एकदम फर्स्ट क्लास टनाटन। ऐसा नहीं करो, एंटीबायोटिक्स कोई कंज्यूमर आइटम नहीं है। ये देखो, ये बंदा कितना खुश है, मैं जानबूझ के ऐसे ऐसे फोटोज लगाता हूँ PPT में कि आपको थोड़ा समझा सकूँ, हंसा भी सकूँ। ये देखो कितना खुश है, दवाई उठा के कोई इतना खुश होता है जितना ये खुश है ये इंसान, आपको पता नहीं है। आप अगर आप AMR के चक्कर में फंस गए ना, तो ये हंसता चेहरा ऐसे हो जाए। हम चाहते नहीं दिल से आप ऐसे हो जाए, लेकिन फिर भी ऐसे दवाई को नहीं उठाया जाता। दवाई को थोड़ा डर डर के उठाओ कि हाँ 1 गोली खाएंगे कल से रख देंगे, ठीक है। थोड़ा बिहारी टच है बात में, भू बिहारी, प्राउड बिहारी, तो रख देंगे, ठीक। तो एंटीबायोटिक्स आर नॉट लाइक टूथपेस्ट, सोप और पेन किलर। ऐसा नहीं है कि उठाया और मार लिया, ऑल दो पेन किलर भी नहीं खाना चाहिए, ये भी कंज्यूमर आइटम नहीं है। यू शुड नॉट बाय और यूज देम वेन एवर यू वॉन्ट, कि जब भी मन किया अच्छा नहीं लग रहा है यार, थोड़ा दर्द दर्द सा लग रहा है, 3 गोली खा लिया, ऐसा नहीं करना भाई अपने को। और दे मस्ट बी यूज ओनली वेन दे रियली नीडेड एंड प्रिस्क्राइब, कि जब प्रिस्क्रिप्शन हो और अच्छे डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन हो तभी खाए। एंटीबायोटिक्स आर शेयर्ड एंड लिमिटेड रिसोर्स। एंटीबायोटिक को खतरा है, अब एंटीबायोटिक खुद खतरे में है। एंटीबायोटिक्स वर्क फॉर एवरी बट देयर इफेक्टिवनेस इज लिमिटेड। अगर एक बार AMR की सिचुएशन आ गई और वो वाले बैक्टीरिया फिर फैल गए, तो ये कि अभी तक जो गिर रहे थे ना बैक्टीरिया, अब AMR ऐसे हाथ लगा देगा, फिर गिरने नहीं देगा उसको। ये बैक्टीरिया ऐसे खड़े रह जाएंगे बॉडी में, तुम एंटीबायोटिक चबाते रह जाओगे, मुंह कड़वा कर लोगे, पर वो ठीक नहीं होगी। तो अगर अगर हम आज मिसयूज़ करेंगे ना एंटीबायोटिक का, तो कल ये दवाई स्टॉप कर देगी वर्क करना। और फिर एंटीबायोटिक्स को हमको ऐसा समझना चाहिए जैसे हम क्लीन एयर कर रहे हैं ना, हवा को, वाटर को, ये सबको पल्यूट होने से बचा रहे हैं, तो एंटीबायोटिक को भी अपने को बचाना है। कैसे? मिसयूज़ करना बंद करके, ठीक है। एक अगर मिसयूज करेगा तो सबको प्रॉब्लम होगा। इफ 1% टेक एंटीबायोटिक्स विदाउट नीडेड स्टॉप कोर्स अर्ली, बैक्टीरिया बिकम रेजिस्टेंट, दीज रेजिस्टेंट बैक्टीरिया स्प्रेड टू अदर, इवन केयरफुल पीपल गेट इन्फेक्टेड। इसको मैं शुरू में ही समझा चुका हूँ, यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 32 मिनट ऑलरेडी जा चुका है, मैं नहीं चाहता 30 मिनट से ज़्यादा आप खुद नहीं देखोगे, कितना भी इंपॉर्टेंट रहे आप बंद कर दोगे, ऐसे भी कोई नहीं देखता। कोई बात नहीं, जो देखता है वही देख ले, भगवान की दया से उसको ही समझ में आ जाए। और मेरा तो है नहीं कि जो देखेगा उसको मैं ज़बरदस्ती कहूँगा लाइक शेयर सब्सक्राइब, लाइक शेयर सब्सक्राइब, की भाई मैं नौटंकी करने लगूँ एकदम, वो सब मेरे से नहीं होगा, माफ़ करना। आपको अच्छा लगता है आप देखो, नहीं लगता है कोई बात नहीं। तो ये है, ठीक है। तो इसको मैं पहले ही समझा चुका हूँ। और पॉलिटिकल रिकॉग्नाइजेशन क्यों मैटर करता है, कि ये देखिए मोदी जी क्या बढ़िया फोटो लगाई है कि व्हेन अ लीडर टॉक्स अबाउट AMR पीपल टेक द इशू सीरियसली। और मोदी जी के मामले में तो खैर हम थाली बजा देते थे, दीप जला देते हैं, तो ये तो फिर भी अच्छी बात कही है उन्होंने। तो जब भी कोई लीडर बात करता है तो हम यानी पब्लिक उसको सीरियस लेती है। डॉक्टर फील सपोर्टेड टू से एंटीबायोटिक्स नॉट नीडेड। और डॉक्टर को भी ये चीज़ बोलने में कॉन्फिडेंस होगा कि जब आपको, अब कई बार हम खुद ही कहते हैं कि डॉक्टर साहब लिख दीजिए 3 दिन और दवाइयाँ बढ़ा दीजिए ना डॉक्टर साहब, प्लीज़ डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब कहेंगे ना कि सुने ना मोदी जी को आप कहते कि भाई नहीं खाना है, वही बात तो मैं कह रहा हूँ कि नहीं खाना है। तो डॉक्टर्स को भी सपोर्ट मिलेगा। और क्या है, फार्मासिस्ट स्टॉप सेलिंग एंटीबायोटिक फ्रीली। अब भाई उनको भी डर होगा कि हाँ बात अब तो नेशनल लेवल पे जा रही है, तो हमको थोड़ा सोच समझ के बेचना है। एंटीबायोटिक बिकेगा फिर भी, ये मैं जानता हूँ। रूल्स कैन बी इन्फोर्स स्ट्रिक्टली, हो सकता है स्ट्रिक्टली किया जाए, मैं चाहता हूँ हो जाए। आगे लास्ट बट नॉट लीस्ट, लास्ट स्लाइड पे हम आ चुके हैं। 3 मिनट ज़्यादा माफ़ कीजिएगा मेरे दोस्त, अच्छा लेक्चर है, प्लीज़ सुनिएगा। और मैं बोर भी नहीं करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ आपको बोर ना करूँ, प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। 3-4 मिनट के लिए मुझे गाली मत दीजिएगा, ऐसे भी कोई नहीं कमेंट करता, बट जो भी करते हैं वो गाली नहीं देंगे। चलिए, लर्निंग फ्रॉम स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन की तर्ज पे ही हमको इसको समझना और चलाना चाहिए कि एक बार मोदी जी ने कहा स्वच्छ भारत मिशन, फिर तो स्वच्छ भारत मिशन कैसे पब्लिक फोरम पे आया था भाई, झाड़ू निकाल के
जो गंदगी कर रहा है ना वही फिर शाम को झाड़ू निकाल के फिर उसको साफ कर रहा है, फिर सुबह गंदगी कर रहा है फिर उसको साफ कर रहा है। ऐसा सिचुएशन हो गया था कि स्वच्छ भारत तो करना है, गंदा करे वो मैटर नहीं है कि गंदा ही नहीं करना, नहीं, गंदगी करेंगे पर साफ करेंगे और फिर गंदगी करेंगे। तभी तो ये कंडीशन है। फिर क्यों नहीं साफ हुआ भारत मेरे भाई, क्यों नहीं साफ हुआ? पता है स्वच्छ भारत में क्या दिक्कत आ गई? फिर हम साफ करने पे ध्यान करते रह गए, हमने ये फिर ध्यान नहीं दिया कि हमको गंदगी ही नहीं करनी है। फिर उसके लिए अलग से फिर कैंपेन चलाना पड़ा मेरे दोस्त। मैं खुद आज मैं पता नहीं इतना खुश हूँ नहीं, लेकिन मुझे हंसी आ रही। मैं खुश इतना अंदर से हो कि नहीं आया कि आज मैं आपको हंसाऊंगा, लेकिन दिक्कत यही हो गई। उसके लिए एक अलग कैंपेन चला कि हाँ भाई गंदगी ही नहीं करनी है। फिर हम साफ करते रह गए और मतलब समझो कि खा के फेंक दिया और फिर उसको साफ किया और फिर खा के फेंक दिया, तो फिर कैसे हो पाएगा? सफाई करनी भी है, मेंटेन भी करनी है और साफ भी करनी है जो गंदा है उसको, तो वो तो स्वच्छ भारत मिशन से हमको सीखना पड़ेगा कि जैसे एक टेक्निकल इशू जो था स्वच्छता का, उसको एक मास मूवमेंट ने कन्वर्ट कर दिया नरेंद्र मोदी ने। अरे भाई माफ करना यार, नेसेसरी मैं हंस हंस के लेक्चर बढ़ा गया। नरेंद्र मोदी जी ने सिमिलरली पॉलिटिकल ओनरशिप इज रिक्वायर्ड फॉर एएमआर, नेमिंग द प्रॉब्लम फर्स्ट स्टेप टू सॉल्विंग इट। कि जब आप एक मास पब्लिक फोरम से जब आप एएमआर को अनाउंस करते हो तो ये पहला स्टेप होता है कि हाँ अब हम अवेयर हैं कि ये प्रॉब्लम है और अब हमको इसको सॉल्व करना है। जैसे जब हमने स्वच्छ भारत मिशन में, वैसे स्वच्छता की बात पहले भी होती थी, लेकिन जब इतने बड़े फोरम से मोदी जी ने कहा तो सब ने सीरियस लिया और सीरियस लेके फिर गंदगी करी और फिर उसको साफ करा। उसी तरह से अब मोदी जी ने एएमआर की बात करी है तो ये पहला कदम है कि चलो अब दिमाग में है कि एएमआर भी एक इशू है और इस पर स्ट्रिक्ट लॉज और प्रोहिबिशन और हर तरह की चीज़ें ली जाएंगी जो मैंने पहले समझाया है। तो इस प्रकार से मेरे दोस्तों एएमआर एक स्लो बर्निंग बट कैटास्ट्रॉफिक यानी विनाशकारी प्रॉब्लम है। धीरे धीरे बढ़ रही है लेकिन बहुत खतरनाक है। अगर पूरे चरम में पहुंच गई तो समझ लेना बीमारी ठीक होने से रह गए हम। ठीक, डिले टुडे डिजास्टर टुमारो। आज नहीं रोका तो कल तो आपदा पक्की बन जाएगी। ठीक है, लीडरशिप दैट नेम्स क्राइसिस इनेबल सोल्यूशन। कि जब भी लीडरशिप किसी क्राइसिस को अनाउंस करता है पब्लिक फोरम से, इसका मतलब है कि वो एक्सेप्ट कर रहा है ओपनली कि हाँ प्रॉब्लम समाज में है और यही पहला स्टेप है कि हम प्रॉब्लम को एक्नॉलेज करें, तभी उसका सोल्यूशन किया जाएगा। यही था पूरा आज का आर्टिकल। आई होप आपको समझ में आया होगा। आर्टिकल 36 मिनट का हो गया है, माफ़ कर दीजिएगा मुझे, मैं कॉमेडी कर लेता हूँ, लेकिन मुझे हंसी आ गई उस बात पे। जनरली मैं सच में मैं कोई स्क्रिप्टिंग नहीं करके पढ़ाता हूँ मेरे दोस्त, मुझे हंसी आ गई इस बात पे कि ये प्रॉब्लम हुई थी स्वच्छ भारत अभियान में, तो मुझे माफ़ करना उस चीज़ के लिए। बट प्लीज़ अपना नॉलेज को इनरिच करें। ऐसे ही अच्छे अच्छे आर्टिकल मैं पढ़ाऊँगा, अच्छे अच्छे आर्टिकल आप सुने। दिस इज शशांक सिंह। कोई बात नहीं, भीड़ नहीं आती है, आप सुनते हैं, आप समझते हैं, अच्छा बात है, एज मिलेगा आपको बाकी लोगों से। दिस इज शशांक सिंह, गुड नाइट, साइनिंग ऑफ। आज थंबनेल भी अच्छा लगाऊंगा अपनी फ़ोटो के साथ।